अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकदमा अवाम का। इलेक्शन 2024 8 फरवरी को हुए, 9 दिन गुजर चुके हैं लेकिन अभी तक गजट नोटिफिकेशन मुकम्मल जारी नहीं हो सका। इंतखाबात के इन नताइज जो है वो मुकम्मल तौर के ऊपर अभी तक जारी नहीं हुए। वक्फे वक्फे से कभी 5, कभी 10, कभी 20, कभी 25 हल्कों के इंतखाबात का गजट नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ रावलपिंडी के कमिश्नर ने बड़ा इल्ज़ाम से भरपूर न सिर्फ बयान दिया बल्कि अपनी मुलाजमत से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। वो 1 महीने बाद अपनी सर्विस से रिटायर हो रहे थे। अपनी रिटायरमेंट से 1 महीने पहले कोई भी इतना बड़ा ब्यूरोक्रेट इतना बड़ा रिस्क या फैसला नहीं लेता। उन्होंने ना सिर्फ इस्तीफ़ा दिया बल्कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए कि बराह रास्त उन्होंने इलेक्शन में जो धांधली हुई है उसकी जिम्मेदारी उनके ऊपर भी आयद होती है। और उन्होंने ये कहा कि रावलपिंडी डिवीजन के अंदर उन्होंने नताइज को तब्दील किया, वो इसकी जिम्मेदारी कबूल करते हैं और इस्तीफ़ा देते हैं और ख़ुद को मुजरम करार देते हुए उन्होंने कहा कि उनको सज़ा दी जाए। उन्होंने अपने आप को पेश कर दिया। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इन इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद की और कहा कि ऐसा कोई मामला नहीं है। इलेक्शन कमीशन के किसी एहलकार ने या मेंबर ने बराह रास्त कमिश्नर रावलपिंडी से कोई रब्ता नहीं किया और ना ही रावलपिंडी कमिश्नर बराह रास्त जो है इन इलेक्शन में उनकी कोई आइनी जिम्मेदारी थी, इसलिए उन्होंने इन इल्ज़ामात को मुस्तरद किया लेकिन तहकीकात की यकीन दहानी करवाई है। निगरान हुकूमत ने चीफ मिनिस्टर जो पंजाब हैं उन्होंने भी इसकी तहकीकात का हुक्म दिया है, जबकि निगरान वज़ीर इत्तलात ने कमिश्नर रावलपिंडी की ज़हनी हालत के ऊपर सवालात उठाए और कहा है कि ये नफसियाती मरीज़ लगते हैं क्योंकि उन्होंने खुदकुशी की बात की है तो इनके नफसियाती मामलात भी देखने पड़ेंगे। लेकिन PMLN ने इन तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद किया और कहा कि ये मैं सियासी जो है कि उसको एक पॉइंट स्कोरिंग या सियासी इल्ज़ामात करार दिया है और इनको यकसर मुस्तरद किया और कहा है कि उनके उम्मीदवार कामयाब हुए हैं और इन इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हैं। जबकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी अपना मौक़िफ़ इस सिलसिले में बयान किया है। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि आज कमिश्नर रावलपिंडी ने बुनियादी तौर के ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें वो जो PSL के मैचेस होने हैं रावलपिंडी में उनके इंतजामात के हवाले से ब्रीफ करना था, लेकिन उन्होंने वहाँ पे अपने इस्तीफ़े का ऐलान किया। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस हॉल में क्या कहा और जब बाहर निकले और उनसे कुछ सवालात पूछे गए तो फिर उन्होंने अपने फैसले की मज़ीद तशरीह क्या की, ये आपको सुनाते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। सोशल मीडिया का और इतना प्रेशर था कि मैंने आज सुबह की नमाज के बाद एक दफा मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैंने क्यों ना ये सारी चीजें अवाम के पास रखूं, मैं खुद क्यों हराम की मौत मरूं और मैं ये सारी चीजें अवाम के सामने क्यों ना रखूं। मैं इस क्रम में से गुजर रहा हूं। मेरी तमाम ब्यूरोक्रेसी से गुजारिश है कि आपने इन सियासी लोगों के लिए जो मुख्तलिफ शेरवानियां सवा के मिनिस्टर बनने को फिर रहे हैं, इनके लिए कोई गलत काम न करें। 70-70, 80-80 हज़ार की लीड से जीत रहे थे, हमने उनको हरवाया है और उनके ऊपर जाली मोहरे लगा के सबको हरवाया। देखिए, मैं ये सारी इस गलतकारी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहा हूँ और साथ आपको बता रहा हूँ कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जो चीफ जस्टिस है, वो भी इस काम में पूरे शरीक है। मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है। मेरे बाप दादा भी अंग्रेजों के खिलाफ और सिखों के खिलाफ जंगें करते रहे हैं, लड़ते रहे हैं ये मुल्क बनाने के लिए। अब मैं इस मुल्क को तोड़ने का हिस्सा नहीं बन सकता। मैं जो मैंने जुल्म किया है मुझे उसकी सजा मिलनी चाहिए और बाकी भी इस जुल्म में जो लोग शामिल हैं पुलिस भी शामिल है। चीफ कमिश्नर रावलपिंडी ये कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी को सियासतदानों का आलाकार नहीं बनना चाहिए। 70-70 हज़ार से जो मेंबर या उम्मीदवार कामयाब हो रहे थे, हमने जाली मोहरें ठप्पे लगाकर उनकी जीत को शिकस्त में बदला। और फिर वो ये कह रहे हैं कि अपने आप को वो मुजरिम करार दे के कह रहे हैं कि अपने आप को वो सज़ा के लिए पेश कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि किसी और को सज़ा दी जाए और उनके ऊपर दबाव था उनको माफ़ कर दिया जाए, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि सबसे पहले वो खुद अपने आप को इस जुर्म में मुलव्वस करार देते हुए ख़ुद को सज़ा के लिए पेश कर रहे हैं। हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अगरचे ऑन कैमरा कोई बात नहीं की, लेकिन एक स्टेटमेंट जारी किया। उनकी जानिब से ये कहा गया, उनके तर्जमान की जानिब से, कि इलेक्शन कमीशन पर लगाए गए इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद करता है और इलेक्शन कमीशन किसी अहदेदार ने इलेक्शन नताइज की तब्दीली के लिए कमिश्नर रावलपिंडी को कभी भी कोई हदायत जारी नहीं की। किसी भी डिवीजन का कमिश्नर ना तो DRO, RO या प्रिजाइडिंग अफसर होता है और ना ही इलेक्शन के कंडक्ट में इसका कोई बराह रास्त किरदार होता है। ताहम
इलेक्शन कमीशन इस मामले की जल्द अज जल्द इंक्वायरी करवाएगा। तो ये बयान जारी किया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। और बातचीत को आगे बढ़ाने से पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने आज सुप्रीम कोर्ट की इमारत के बाहर, जहां पे एक यादगार भी तामीर की जा रही है, वहां दौरा किया और वहां पे कुछ यूट्यूबर से जो बातचीत की है वो ऑन कैमरा रिकॉर्ड हुई है और उन्होंने भी इन इल्जामात को मुस्तरद किया है और क्या कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। इल्जाम लगा दें बेबुनियाद, ना उसमें कुछ जरा सी भी सदाकत हो, ना जरा सी कोई सच्चाई हो, ना कोई सबूत पेश करें। भाई आप कुछ भी इल्जाम लगा सकते हैं, कल मुझ पर कोई चोरी का इल्जाम लगा दें, कोई कत्ल का इल्जाम लगा दें। भाई इल्जाम लगाना आपका हक है, तो मगर साथ साथ वो फराइज भी दे दीजिए, तो कुछ सबूत भी पेश कर देना। अच्छा बुरा की बात में तयन होगा। जी, चीफ जस्टिस पाकिस्तान कह रहे हैं कि इल्ज़ाम तो लगाना आसान है, कल कोई चोरी या कोई और उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा दे, लेकिन इल्ज़ाम के साथ साथ जो है सबूत देना भी ज़रूरी होता है। ये सारी सूरत हाल क्यों डेवलप हुई? इलेक्शन के नताइज अभी भी मुतनाज़े हैं, अभी तक मुकम्मल क्यों नहीं हुए? हमारे साथ सरवर बारी साहब हैं, इलेक्शन ऑब्जर्वर के तौर के ऊपर कई दहाइयों से पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं और बड़ी तमाम इलेक्शंस के ऊपर बड़ी इन्होंने गहरी नज़र रखी, इनकी रिपोर्ट्स बड़ी मुस्तनद समझी जाती हैं। वो हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया बारी साहब टाइम देने का। ये बताइएगा, हम ज़रा इस पहलू पे आते हैं बाद में, ज़रा ये कमिश्नर साहब का बयान और रावलपिंडी डिवीजन का भी ज़रा हम एनालिसिस करेंगे कि यहाँ पे 13 कौमी 26 सूबाई और उसके अंदर जो फॉर्म 47 कुछ हलकों के अंदर 2 बार जारी हुआ, तो उसके ऊपर जो भी असरात हुए उसके ऊपर भी आते हैं। लेकिन मजमूई तौर के ऊपर ये जो इलेक्शन था, इसके ऊपर तमाम जमातों ने, इसके साथ साथ तमाम जमातों के उम्मीदवार जो हारे हैं वो सब के सब ये कह रहे हैं कि जीतने वाला जो है वो एक ही पार्टी थी, लेकिन किसी को तीसरे नंबर से, किसी को 5वें नंबर से, किसी को 6ठे नंबर से कामयाब करवाया गया। आपकी जो ऑब्जर्वेशन है बिसाइड इसके कि हम किसी एक जमात या किसी एक फ़र्द की हम सपोर्ट करें, आपकी जेन्युइन ऑब्जर्वेशन इन इलेक्शन के बारे में क्या है, ज़रा वो शेयर कर लें, फिर हम इस स्पेसिफिक इशू की तरफ आते हैं, पिंडी डिवीजन और कमिश्नर और फिर इलेक्शन कमीशन का क्या रोल हो सकता है। तो जनरल जो ऑब्जर्वेशन है अमूमी आपकी इस इलेक्शन 2024 के बारे में, वो क्या है? बहुत बहुत शुक्रिया जमील साहब। पहली बात तो ये है कि एक तो इलेक्शन का मुशाहदा होता है और दूसरा इलेक्शन का एनालिसिस होता है। तो दो चीज़ें हमने की हैं और बहुत गहराई से की हैं, और मैं वसूख के साथ कह सकता हूँ कि जो ये इंतखाबात थे, एक तो पोलिंग का दिन था, पोलिंग के दौरान बज़ाहिर सब ठीक नज़र आ रहा था, लेकिन पोलिंग के पीछे जो कुछ हो रहा था, मसलन जिस तरह प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स बहुत सारी जगहों पर पाए गए कि वो जो बैलेट पेपर थे उनकी बैक साइड पे स्टैंप नहीं कर रहे थे। ये एक मैं छोटी सी मिसाल देना चाह रहा हूँ। दूसरा ये कि जो गिनती का मामला है और फिर फॉर्म 47 तैयार करने की बात है, तो हमने खुद भी कुछ 4-5 हलकों के सारे फॉर्म 45 जो है उनका ऑडिट किया है और उसकी सारी जमा तफरीक की है, और हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि जो फॉर्म 47 है वो बिल्कुल मैच नहीं करता फॉर्म 45 जो टोटल उस हल्के के हैं। तो ये जो कमिश्नर साहब का बयान, फिर अगर हम इसी तनाज़ुर में देखें तो वो बिल्कुल लगता है कि वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने 3 हल्के इस्लामाबाद के और 2 हल्के रावलपिंडी के किए हैं, और वही ट्रेंड है जो कमिश्नर साहब ने कहा है। और दूसरी बात यह है कि आलमी मीडिया और हुकूमतें, चाहे अमेरिका की हुकूमत हो, चाहे बरतानिया की हो, या EU का जो स्टेटमेंट आज छपा है वो भी आप देख लें। UN के सेक्रेटरी जनरल ने पहली दफा किसी दुनिया के इलेक्शन के ऊपर इस तरह का स्टेटमेंट दिया है। UN की जो हाई कमीशन है ऑन ह्यूमन राइट्स, उसका बयान है, और सब एक बुनियादी बात सब ने की है, वो है कि प्रोब करें, कि जो इन्वेस्टिगेट करें कि जो आज EU के यहाँ दफ्तर ने स्टेटमेंट निकाली है जो अखबारों में आज छपी हुई है, उन्होंने भी कहा है कि ये इन्वेस्टिगेशन करनी इसकी जरूरी है, थारो प्रोबिंग इसकी बहुत जरूरी है। तो एक बात तो ये है कि जो हम लोग कह रहे थे, यानी कि पतन तरक्याती तंजीम जिसके साथ मेरा तल्लक है, और इसके अलावा जो हमने एग्जिट पोल किया और इलेक्शन से पहले 2 और हमने ओपिनियन पोल्स किए, तो मजमूई तौर पर हम समझते हैं कि जो कमिश्नर साहब कह रहे हैं वो बिल्कुल वो, और जो दुनिया कह रही है और जो हमारी फाइंडिंग्स हैं उनमें
बहुत ज्यादा इंतबाक है, यानी कि वो बहुत ज्यादा सिमिलर हैं फाइंडिंग्स हमारी। तो इसलिए ये बात जो है, और पहली बात जो मैंने की थी उसके साथ जो आगे मैं अगर उसको बढ़ाऊं तो ये बहुत ही अहम बात है कि पाकिस्तान में अगर कोई सरकारी अफसर उसको ख्याल आ जाए कि उसने कोई गलत काम किया है और उसको इतना उसका गम हो, उसके ऊपर असर हो, तो हम उसको उसके साथ सिंपैथी करने की बजाय हम उसका तमस्खर उड़ाएं और हम उसकी तज़हीक करें। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी एक ग्रोह है जो पाकिस्तान में अगर कोई लोग इस्लाह के लिए आगे आना चाहते हैं और वो समझते हैं कि उनकी सामने इतना कुछ गलत काम हुआ है, दुनिया हमें शेम कर रही है और उस शेम का असर किसी अफसर पे हो जाए, तो हम कहते नहीं, आप पहले रहें जैसे थे वैसे ही हैं। आपने चूंकि माजी में कोई गलती की थी और जुर्म किया था, इसलिए आप भी आज भी मुजरम है। और वो खुद कह रहा है कि मैं मुजरम हूँ, और उसने एक बहुत कम्प्रीहेंसिव स्टेटमेंट दी है। और काश के उनकी तरह के और भी अफसर हों ताकि पाकिस्तान को हमने आगे लेके जाना है। अच्छा सरवर बारी साहब, ये तो इस चीज़ में तो कोई शक नहीं है, बहुत सी चीज़ें ज़मीनी हक़ाइक़ इस चीज़ की अक्कासी कर रहे हैं कि इस इलेक्शन के नताइज को चोरी किया गया। बाज़ लोगों का ख्याल है कि डाका डाला गया, और उसमें कोई शक भी नहीं है कि जिस अंदाज के अंदर फॉर्म 47 तैयार किए गए और फॉर्म 45 को नज़रअंदाज किया गया, इसको डाका ही कहा जा सकता है। लेकिन अभी हमने अभी आप जो बात कंक्लूड कर रहे थे, जिस तरह इशारा कर रहे थे कि हम उसी को तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर देते हैं। एक ये दावा किया जा रहा है, इलेक्शन ये जो कमिश्नर हैं बड़े जिम्मेदार पोस्ट के ऊपर थे और ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ हुआ और हमने किया ये, और अपना जुर्म तस्लीम करते हुए खुद को पेश कर दिया सज़ा के लिए। अभी बहुत से लोग जो हैं कि वो इस दावे की तहकीकात करने के लिए कि इसके पीछे हुआ क्या कुछ, ये करने की बजाय दावेदार की तहकीकात में लग गए। अच्छा जी, ये कौन है, इनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, इनके तल्लकात किससे हैं, और इस किस्म की चीज़ें उड़ाना शुरू कर दी हैं। तो आप क्या समझते हैं कि हमें इन फ़र्द की शख्सियत को जांचना चाहिए, या जो असल वो बात कह रहे हैं उसको देखें कि आईन पाकिस्तान क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस क्या है इदारों की, अवाम की मैंडेट की अहमियत क्या है, और उसके नतीजे में कुछ आगे बढ़ें, या पहले से ही इदारे जो हैं, इलेक्शन कमीशन भी और सारे जो है कि पहले से ही जो है कि यकसर उसको मुज़म्मतें करने शुरू कर दी और फिर हल्का सा कहते हैं अच्छा हम तहकीकात भी करेंगे। तो आपको नज़र आता है कि कुछ सीरियस तहकीकात इसमें होंगी? अगर होंगी तो वो किस लेवल की होनी चाहिए? जी, मेरा ख्याल है जो उन्होंने कहा है उसकी तहकीक करने का बेहतरीन जरिया मैं समझता हूँ, और जो कि बहुत मुमकिन है। और मेरा ख्याल है सबसे पहली बात तो री इलेक्शन की बात ही नहीं करनी चाहिए। जो पिटीशन हुई है उसकी कोई वजह नहीं बनती, क्योंकि जो पिटीशन एक्सेप्ट की गई है और जिसकी हेयरिंग मंडे को करनी है, पहली बात तो ये है कि हरगिज री इलेक्शन की तो बात ही करना मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जिसके पास पैसे की इतनी कमी है, 50 अरब रुपए और लगाएंगे, दोबारा यही धांधली के यही लगेंगे। तो बेहतरीन जो सोल्यूशन है मेरी नज़र में वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि फॉर्म 45 जितने भी हैं उनको दोबारा चेक किया जाए, और हर पार्टी का वहाँ पोलिंग एजेंट होना चाहिए, और इसके अलावा इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स को दावत दी जाए, और लोगों के सामने टीवी के ऊपर, कैमरे के ऊपर सामने ट्रांसपेरेंट तरीके से एक फॉर्म 45 दिखाया जाए, और उसके बाद उसका जमा सारा बड़े कंप्यूटर की स्क्रीन पे होना चाहिए, और ये काम हम 2 दिनों में खत्म कर सकते हैं। भाई साहब, ये अभी जो भाई साहब जो अगर उसका जो एग्रीगेट है, जो फॉर्म 45 का एग्रीगेट है, अगर उसमें फर्क है जो दिया गया है, जो अनाउंस किया गया है, जिसकी गलत नोटिफिकेशन जैसे आप कह रहे थे, उसको टैली किया जाए, और अगर वो टैली नहीं होता उस आरओ को और इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर पर बर्खास्त किया जाए, बरतरफ किया जाए लोगों को, और सबके ऊपर मुकदमे दर्ज होने चाहिए कि कौम के अरबों रुपए, कौम का वक्त, कौम को जो अजाब में मुब्तला किया है जिन लोगों ने, उनके खिलाफ फिर उसकी तहकीक होनी चाहिए, और जो फॉर्म 40 एग्रीगेट है उसके मुताबिक नए फॉर्म बनाए जाए, और उसके मुताबिक गजट नोटिफिकेशन नए जारी किए। 2 चीजें बारी साहब बड़ी अहम है इस सारे प्रोसेस में, 2 चीजें बड़ी अहम है जो एक आम आदमी भी समझना चाह रहा है। एक तो अभी जो आपने कहा ना, कार्रवाई होनी चाहिए इलेक्शन एक्ट में, या पाकिस्तान के मुरवजा जो कवानीन है उसमें अगर कोई आरओ या प्रिजाइडिंग अफसर, इसमें बेसिकली आरओ ने किया सारा काम, ये तो प्रिजाइडिंग अफसर ने तो अपने फॉर्म 45 तैयार करके दे दिए थे। अगर आरओ जो है वो
इसमें टेम्परिंग करता है, बदयानती करता है, तो इलेक्शन एक्ट या जो कवानीन है वो क्या कहते हैं, सज़ा क्या होनी चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2 जो है कि जब एक ये कहा गया जी पूरा दिन जो है कि वो बंद था, इंटरनेट बंद था, फॉर्म 45 को इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमारे पास सॉफ्टवेयर ऐसा है कि हम इसको फौरी तौर के ऊपर तस्वीर बना के प्रिजाइडिंग अफसर उस सिस्टम में डाल सकता है। अगर वो प्रोसेस हुआ है तो क्या वहाँ से भी इसकी ऑडिट हो सकता है कि आरओ ने अगर तैयार किया तो उस वक्त किस टाइम वो सिस्टम में डाला गया और उससे पहले प्रिजाइडिंग अफसर ने किस टाइम सिस्टम में डाला? इन 2 चीज़ों को ज़रा हमें थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, एक तो ये है कि ये जो आरओ के ऊपर लाजिम है अंडर द इलेक्शंस एक्ट जो शिक 13(3) है गाजम कि आरओ ने रात को 2 बजे तक रिजल्ट लाजमी भेजना है, ये उसके ऊपर लाजिम है। अच्छा, अब मामला ये है कि किसी आरओ ने 2 बजे के बाद रिजल्ट बहुत सारी जगहों से रुक गए और उसने नहीं दिया, और ये भी आरओ के ऊपर लाजिम है कि जितने पोलिंग स्टेशन के फार्म उसके पास आ गए हैं वो रिजल्ट वो इलेक्शन कमीशन को लाजमी भेजेगा, और जिन पोलिंग स्टेशन से रिजल्ट उसके पास नहीं आए उसकी वजूहात बयान करेगा लेटर के जरिए कि जो पोलिंग स्टेशन नंबर 31 है उसका रिजल्ट नहीं आया, उसकी ये वजह है। और इसी तरह हर पोलिंग स्टेशन की उसको रीजन देनी पड़ेगी किस वजह से रात के 2 बजे तक नहीं आया, और फिर आखिरी टाइम है अगले दिन 10 बजे सुबह। तो कोई किसी आरओ ने किसी किस्म की रीजन सबमिट नहीं की और ये लॉ की खिलाफ वर्जी है। और जो लोग कस्टोडियंस ऑफ लॉ हैं, हमारे कानून के रखवाले हैं, अगर वो इलेक्शन के एक्ट की ये करेंगे तरीकाकार और इलेक्शन कमीशन उन आरओ के खिलाफ कोई कार्रवाई न करे तो फिर शक पड़ना तो हमारे ऊपर फर्ज हो जाता है कि ऐसा इलेक्शन कमीशन, ऐसे आरओ जिन्होंने पूरी कौम को एक बहुत बड़े अजाब का शिकार कर दिया है, एक गैर यकीनी का एक समंदर है उसमें कौम को फेंक दिया है। तो पहली बात तो ये है कि इसको समझना जरूरी है और इसमें इलेक्शन कमीशन बहुत बुरी तरह फेल हुआ है। अब रहेगी बात कि जी क्या हो सकता है, तो कानून में इसका बहुत तरीकाकार है। डस्का का जो इलेक्शन हुआ था उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा तहकीक की थी और महकमे को लिखा था कि जो आरओ और जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे 20 पोलिंग ऑफिसर्स हैं जो इसमें मुलव्वस हैं, उनके नाम भी दिए गए, महकमाना कार्रवाई होनी चाहिए उनके खिलाफ। कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि ये जो हमारी डीएमजी है वो समझती है, पुलिस समझती है कि दे कैन गेट अवे विद मर्डर। तो एक तो ये है कि रूल ऑफ लॉ नहीं है। इलेक्शन कमीशन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 218 उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फ्री, फेयर, ऑनेस्ट एंड जस्ट इलेक्शन करवाना। इलेक्शन कमीशन जो इस वक्त बैठा है मिजरेबली फेल्ड टू कंडक्ट दिस इलेक्शंस अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसलिए ये तो तहकीक होनी चाहिए। और लेकिन सबसे पहला काम ये जरूरी है कि जो कमिश्नर साहब फरमा रहे हैं, जो पूरी दुनिया कह रही है, जो इलेक्शन ऑब्जर्वर्स कह रहे हैं, जो हमारा मीडिया कह रहा है, उसके मुताबिक फॉर्म 45 इज नॉट अ ग्रेट नंबर। अगर वो रात को बैठ के कर सकते हैं जमा, तो ये भी किया जा सकता है। बिल्कुल। तो मेरा अपना ख्याल है कि ये फौरी तौर पर हमें सबको यक ज़ुबान मीडिया को भी ये डिमांड करनी चाहिए कि फॉर्म 45 को का एग्रीगेट निकाला जाए और वो अनाउंस किया जाए। बहुत शुक्रिया सरवर बारी साहब, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। इस वक्त पाकिस्तान में एक क्राइसिस जो है कि वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जहाँ पे हुकूमत साजी का काम होना चाहिए था, गजट नोटिफिकेशन नताइज का मुकम्मल होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। लेकिन पै दर पै एक के बाद दूसरी चीज़ें सामने आ रही हैं कि इलेक्शन को किस तरह से मैनिपुलेट किया गया, किस तरह से नताइज को बदला गया, और ये सब कुछ सरकारी पुष्पनाई में हो रहा था। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं तो इसी मौजू की ओर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिएगा।